दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। दोस्तों आज आपको मिलने वाली है करेंट अफेयर की क्लास और उसके साथ में आपको मिलने वाले हैं विद स्टैटिक जीके के प्रश्न, यानी करंट अफेयर के साथ आपको मिलने वाले हैं स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि रेलवे के लिए ही ज़रूरी है। दोस्तों जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है वह हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसी में आ जाए, यह हर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसलिए आपको क्लास को अंत तक देखना है, क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो क्लास को शुरू करने से पहले अपने मित्रों को बताइएगा कि क्लास शुरू हो चुकी है, तो अपने मित्रों के पास इस क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सकें। और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी MS GK GS स्टडी फैमिली का आप हिस्सा बन सकें और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना सकें। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए ज़रा। हाइपोन मिसाइल जो अभी हाल ही में किस देश द्वारा विकसित की गई है? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आप सभी लोग। हाइपोन मिसाइल जो अभी हाल ही में किस देश द्वारा विकसित की गई है? बताना है आपको। जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? चलिए बताइए आप सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो देखिए दोस्तों जो हाइपोन मिसाइल है वो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। तो देखिए दोस्तों हाइपोन मिसाइल के बारे में RGM 84, UGM 84 या फिर AGM 84 है, जो कि यह वर्ष 1977 से सेवा में है। और आपको बता दें कि इसका उपयोग भारत सहित 30 से अधिक देश द्वारा किया जाता है, यानी इसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा जो 30 देश हैं उससे अधिक भी इस मिसाइल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी क्या होती है, इसका वेट कितना क्या होता है वो भी आइए जानते हैं, बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों जो इसकी लंबाई है वह 4.5 मीटर है तथा इसका वजन कितना है, यानी वेट, अगर वेट की बात करें तो दोस्तों इसका जो वजन होता है वह 526 किलोग्राम होता है और यह 221 kg वारहेड ले जा सकती है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार की होती है हाइपोन मिसाइल, जो कि आप इमेज के जरिए से समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा जरा। वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग यानी IPRD 2024 का विषय क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ऑप्शन भी थोड़े बड़े हैं इसके, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है, आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है कि जो वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन है यानी इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग की बात हो रही है IPRD के लिए, तो वह 2024 में हुआ था, उसका विषय क्या था? इंडो पैसिफिक में संसाधन, भू राजनीति और सुरक्षा, या फिर इंडो पैसिफिक के भीतर विकसित होती समुद्री रणनीतियाँ, या फिर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का कार्यान्वयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह आपको दोस्तों बताना है। थोड़ा क्वेश्चन तगड़ा है देखने में, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बता देंगे। आप भी बहुत होशियार हैं, आप क्वेश्चन से बहुत ही खतरनाक हैं बच्चे। चलिए बताइए ज़रा। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, जो वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग है यानी IPRD 2024 का विषय था, वह इंडो पैसिफिक में संसाधन, भू राजनीति और सुरक्षा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर, यह होगा इसका प्रश्न। अच्छा आइए जानते हैं इसमें क्या है क्या। तो देखिए दोस्तों यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, यह बात तो आप जान गए होंगे अब, ठीक है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो जानना है? चलिए आज कमेंट में बताइए हमें। वैसे तो इसका हिंदी में है, लेकिन आप हमें इंग्लिश में कमेंट में बताइए कि IPRD का फुल फॉर्म क्या होता है। जो भाई बताएगा जान जाएंगे, हाँ बहुत ही तैयार है एकदम आगे पढ़ने के लिए। चलिए देखते कौन कौन बताता है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन कमेंट में IPRD का फुल फॉर्म बताना है आप सभी लोगों को। तो देखिए दोस्तों ये रहा आज का तीसरा प्रश्न। लेकिन दोस्तों एक बात को ध्यान रखिएगा ज़रा, ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्ज़ाम बहुत हैं, ये शिकायतों का दौर है जनाब। तो देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत हैं। यानी दोस्तों अपने आप को साबित करना है इसी समय। उम्र बहुत कम है लेकिन साबित करने में बहुत समय लगेगा। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और अपनी मेहनत को जो है वो कामयाबी में बदलिएगा। ये सबसे बड़ी बात है, मेहनत करना और उसको कामयाबी में बदलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ आप लोग सही से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। आई होप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ आते हैं अपने। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा कहाँ आयोजित की गई थी? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 3 में लंदन में, पेरिस में, जेनेवा में या फिर नई दिल्ली में?
बताइए दोस्तों, ज़रा कमेंट करिए आप सभी लोग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, वो भी बिल्कुल सही। तो देखिए दोस्तों कि अंतर संसदीय संघ की 149वीं जो बैठक थी, यानी वह आयोजित की गई थी, वह कहाँ की गई थी? तो दोस्तों वह जेनेवा में की गई थी। कहाँ? जेनेवा में की गई थी। अच्छा, इसका क्या कारण था, इसका क्या उद्देश्य था, ये भी जान लीजिए तो मज़ा आ जाएगा एकदम। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इस सभा का मुख्य उद्देश्य था शांति और सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार का उपयोग करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, इसमें 180 सदस्य और 15 सहायक सदस्य शामिल थे। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही समझदार हैं। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आंसर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। वस्त्र, कृषि, हथियार, IT बताना है आपको। यानी जो 2 वर्षों के लिए जो बढ़ाई गई समर्थ योजना है, वह किस कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? यानी किस कौशल विकास पर है? वस्त्र पर है, कृषि पर है, हथियार पे है, IT पे है, बताना है आपको। चलिए बताते हैं भाई आपको। जो दोस्तों बढ़ाई गई समर्थन योजना है वह 2 वर्षों के लिए, तो वह वस्त्र उद्योग पर केंद्रित है, यानी ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। अच्छा, जरा जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल से। देखिए, इस योजना के तहत सरकार वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देना है। हाँ भाई, सही बात है बिल्कुल। अच्छा, यह वित्तीय बजट 2024 से 25 और 25 से 26 के लिए इसका बजट 495 करोड़ रुपए रखा गया है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है यह। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत ही बिंदास मिलने वाला है आपको, देख कर ही आपको मज़ा आ जाएगा कि वाह क्या प्रश्न है भाई। प्रश्न तो ठीक है भाई, लेकिन आप लोग गलत काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप लोग समझ चुके होंगे कि अभी तक आपने इस सेशन को लाइक भी नहीं किया है, ये गलत बात है। और अब क्लास को अंत तक भी नहीं देखते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये भी बड़ी गलत बात है। और शेयर, सब गलत बात है भाई। क्या हाँ, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो सारी अच्छी बातें करिए आप लोग, यानी सब किया करें आप लोग। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो ज़्यादा लोगों के पास करना है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास शेयर होगा तो अपनी फैमिली ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो इसलिए ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया करें आप लोग। चलिए, आप लोगों ने कर दिया होगा, ऐसा नहीं है, भरोसा है हमें आप लोगों पर, आप लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। टोटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी HEP किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, बताना है आपको भाई। तो दोस्तों यह जो टोटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। अच्छा जानिए, अच्छा जानते हैं इसके बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है ये, क्या होगा इसमें, पूरी जानकारी देते हैं आपको, एकदम मज़ा आ जाएगा MS GK जिस स्टाइल में। चलिए देते हैं, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। चलिए देखिए दोस्तों, यह मोदी जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के सिमयोमी ज़िले में हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए 1750 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अच्छा, और यह 186 मेगावाट की क्षमता वाला है यह प्रोजेक्ट। यानी आप समझ गए होंगे किसका क्या कार्य है, बिजली बनाना। क्या कार्य है भाई इसका? बिजली बनाना। हाँ, और इस 146 मेगावाट की क्षमता वाला है ये प्रोजेक्ट। अच्छा, और यह 50 महीनों में 802 यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ रहे होंगे। ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी HEP। और कमेंट में बताइएगा, आज हम बताने वाले नहीं हैं आपको कि फुल फॉर्म के बारे में। आज आप लोग हमें कमेंट के जरिए से ही बताएंगे कि HEP का फुल फॉर्म क्या होता है, और जो हमने नेक्स्ट प्रश्न बताया था उसका भी फुल फॉर्म बताना है आपको। चलिए लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 6 की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में राजदूत का पद किसे दिया है? जैरेड कुशनर को, चार्ल्स कुशनर को, एलन मस्क को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको कि इस प्रश्न का क्या रहने वाला है सही आंसर। और आप लोग एकदम सन्नाटे में बैठे हो क्या भाई? कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लास में मौजूद हैं, तो हमें पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, हमारे अंदर और एनर्जी आएगी। तो इसलिए आपकी जो कमेंट करना है, या आपका जो लाइक करना है, या आपका शेयर करना है, वो हमारे अंदर एनर्जी लाता है। तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करें, बिना कहने पर ही आप लोग कब करेंगे पता नहीं, कब सीखेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। हाँ, तो प्लीज़ कर दिया करें आप लोग। चलिए देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फ्रांस में राजदूत का पद किसे दिया है? तो भाई वो दिया है चार्ल्स कुशनर को। और आपको बता दें कि ये राजदूत का पद तो दिया है, और यह डोनाल्ड ट्रंप के समधी हैं। अच्छा, तभी इन्हें मिला है। हाँ, क्योंकि यहाँ भी राजनीति में भी रिलेशन चलता है। बिल्कुल भाई चलता है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने भारत में कहां पर हमला किया था? तो दोस्तों बताना है आपको, यह वही दिन है
जब आतंकवादियों ने भारत के निहत्थे लोगों पर, यानी जो वहाँ के पर्यटक लोग हैं, वहाँ पर आतंकवादियों ने भारत के नागरिकों पर हमला किया था। तो वह कौन सी जगह थी? अभी जस्ट ही समय का ही यह मामला है, तो इसलिए आपको बताना है, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा। चलिए, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, पहलगाम में, उरी में। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चे आंसर आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। चलिए, तो बहुत बच्चे कमेंट कर भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है पहलगाम। ठीक है, यह कब हुआ था? तो यह 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान की ओर से पर्यटकों को निशाना बनाया गया था और उन्हें मार डाला था, निहत्थे लोगों को। ये लोग ऐसे ही करते हैं, इनको तो क्या ही बताएं पाकिस्तान को, भिखमंगे को। चलो छोड़िए, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित होंगे? नई दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में? बताना है आपको और फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग। हाँ, बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। तो चलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और कमेंट में सही आंसर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा और एकदम सन्नाटे में जीते हो अपनी ज़िंदगी। हाँ, ये अच्छा नहीं लगता है। चलिए बताने का प्रयास करें आप लोग। तो देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वह 2025 में भारत के बिहार राज्य में होने वाला है। कहाँ दोस्तों? बिहार राज्य में, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, यह 4 से 15 मई 2025 तक चला था। ठीक है, और बिहार के 5 जिलों जैसे पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में आयोजित किए गए थे और इसमें 5000 से अधिक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था खेलो यूथ इंडिया गेम्स में 2025 में बिहार में। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है, यह किस देश के साथ सहयोग में बनेगा? यानी जो चंद्रयान 5 है वह मिशन भारत ने मंजूरी दे दी है, सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार ने। तो वह किस देश के सहयोग से बनेगा, यह आपको बताना है। इस प्रश्न का क्या रहने वाला है सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिए, रूस में, चीन के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जापान के साथ? बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर एकदम बिल्कुल। तो देखिए, जो चंद्रयान 5 है जो, तो भारत सरकार ने जापान के साथ बनाने का सहयोग लिया है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? कोलकाता को, नई दिल्ली को, मुंबई को, बेंगलुरु को? बताना है आपको कौन सा है इस प्रश्न का सही आंसर। बिल्कुल सटीक जानकारी कौन दे रहा है, किसमें कितना दम देख ही लेते हैं आज हम। तो देखिए, जो भारत का राज्य वह कोलकाता है, जिसे यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यानी मिल चुका है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए में लिखा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि यह आज के 10 करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो आपको कैसे लगे। ये एकदम बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ढूंढ ढांड के आपके लिए लाए हैं, एकदम छटनी करके। ये समझ लीजिए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको नज़र आ जाएंगे स्क्रीन पर। अरे ये वाला है, मार दे, एकदम सही है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से अब यहाँ से आगे आपको मिलेगी स्टैटिक जीके की क्लास। अरे इसी में है भाई, जाना कहीं नहीं है। ठीक है, और बताइए चलिए क्या हाल चाल है सभी लोगों का। फिर इसके बाद में आपको आंसर देते हैं, यानी प्रश्न देते हैं भाई पहले, फिर तो आंसर देंगे। हाँ, मस्त है सब, एकदम ठीक ठाक चल रहा है। और क्या क्या होता रहता है भाई, बताइए सभी आप लोग। और सब मस्त चल रहा है, एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए प्रश्न को लेकर आया जाए स्क्रीन पर। चलिए बिल्कुल, चलिए ठीक है, चलिए आते हैं। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न नंबर 11, स्टैटिक जीके का प्रश्न। हाँ भाई, प्रश्न को तो लेकर आ गए स्क्रीन पर आपके, लेकिन आपने भी लाइक किया नहीं है। तो चलिए फटाफट लाइक कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो फैमिली है MS GK GS स्टडी, उसका आप हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या होता है, तो यहाँ दोस्तों GK GS करंट अफेयर की बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें मिलती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसको फटाफट से शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों के पास पहुँचना चाहिए। यही लक्ष्य है हम लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करना ही है आपको। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, जैसे हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। आपके लिए हर हालात में आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, आप भी समझिए वैसे ही। समझेंगे कब? आप समझ जाएंगे ना, बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भाई नृत्य से है ये प्रश्न, तो बताना है आपको। कुचिपुड़ी, कोलकली, कोली, कथक? क्या रहने वाले इस प्रश्न का सही आंसर? अरे एक दो लोग मुस्कुरा ही जाते हैं, इसमें क्या बात है, हाँ?
चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है कोलकली, यानी ऑप्शन बी। लक्षद्वीप जो टापू प्रसिद्ध नृत्य वह कोलकली है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। एकदम लाजवाब है प्रश्न। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? महर्षि पतंजलि, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सितार देवी को, पंडित रविशंकर को, ये बताना है आपको। तो देखिए भारत में जो सितार के उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं वो रविशंकर को जाने जाते हैं। कौन दोस्तों? पंडित रविशंकर जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 13 की तरफ। चलिए देखते हैं, किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्ष लैंड ऑफ गोल्ड है? नीता नांग का, अनुपमा भागवत का, अनुष्का शंकर का, या फिर राजनाथ स्वामीनाथन का? यह बताना है आपको कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और आपको क्या बताना है। वही बताना है जो प्रश्न पूछ रहा है, इधर उधर का थोड़ी ना बता देंगे आप। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जो कलाकार है संगीत एल्बम शीर्ष लैंड ऑफ गोल्ड, तो उसका जो है शीर्षक कौन है? अनुष्का शर्मा। हाँ, वो नहीं अनुष्का शर्मा, अनुष्का शंकर हैं। अनुष्का शर्मा पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं आप। अनुष्का शंकर। आप लोगों को एक बात बताएं, कुछ लोग हैं जो ऐसे ही कमेंट करते हैं, एकदम दिल खुश हो जाता है, वाह कितनी प्यारी क्लास है, मज़ा आ जाता है। सही बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे ही आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें, एकदम दिल खुश हो जाता है आपके लिए। फिर कहते हैं एक क्लास और ज़्यादा कर दें क्या? हैं? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मांडो उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, झारखंड से, गोवा से, या फिर बिहार से? बताना है आपको दोस्तों, वो भी बिल्कुल सही आंसर करना है आपको कि मांडो उत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है, भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ भारत के गोवा राज्य से संबंधित है, यानी जो मांडो उत्सव है वह भारत के गोवा राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में? बताना है आपको। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश गायब है? हाँ, लगता है हमारे टाइपिस्ट से थोड़ी गलती हो गई है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब आप किसी ऑप्शन में भी मध्य प्रदेश रख सकते हैं, तो इसको ज़रा आप देख लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? बठिंडा में, अमृतसर में, कपूरथला में, पटियाला में? बताइएगा क्या रहने वाला है प्रश्न का सही आंसर। फटाफट कमेंट करिए, एकदम दौड़ के कमेंट करिए। हाँ, ये नहीं बैठ के कमेंट करने, दौड़ के कमेंट करिए। दौड़ के मतलब फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, हाँ वही वाला। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अमृतसर, यानी जो हरमिंदर साहिब पंजाब के जो शहर है वह अमृतसर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है ये? ऑप्शन बी में दिख रहा है, एकदम चमक रहा है बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। आपको भारत में किस राज्य में वोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? क्या पूछ रहा है? जो वोरेल वन्यजीव अभयारण्य है वो आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? कर्नाटक में, उड़ीसा में, असम में, बिहार में? बताइए आप लोग, बताने का प्रयास किया करें आप लोग। तो देखिए जो भारत का असम राज्य है वहीं पर वोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा आपको, यानी ऑप्शन सी में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1954 में, 1951 में, 1955 में? बताना है आपको कि इस प्रश्न का क्या रहने वाला है आंसर। तो देखिए जो ललित कला अकादमी है उसकी स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 19 की तरफ, आपको रूबरू कराते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? गोपुरम, हर्मिका, मंडपम, गृह, गर्भगृह? यह आपको बताना है। तो देखिए जो निम्न में से जो शब्द है वह बौद्ध स्तूप, वह वास्तुकला से किससे जुड़ा है? तो वह दोस्तों हर्मिका से जुड़ा है। ठीक है, हर्मिका से जुड़ा है। और अब आइए देखते हैं अपने आने वाले यानी अपने अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20 की तरफ देखते हैं। यह आज की क्लास का रहा अंतिम प्रश्न। ठीक है दोस्तों, देखिए ज़रा क्या कहता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है वह कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 16 फरवरी को, 17 जनवरी को, या फिर 17 मई को? बताना है आपको कि क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। एकदम सटीक देना है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए जो विश्व रक्तचाप दिवस है वह
17 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि यह आज आपको क्लास, यानी जो आज की क्लास है करेंट्स अफेयर विद स्टैटिक जीके, यह आपको कैसी लगी, और यह बताइए कि एक साथ दोनों पढ़ने में कितना मज़ा आया, आपको कितना आनंद हुआ, और क्लास एकदम प्यारी लगी या फिर नहीं लगी। कमेंट के ज़रिए से आप हमें बता सकते हैं। अपनी राय एक बार ज़रूर दें कमेंट में, प्लीज़। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है। और हाँ, एक बार आपको बता दें एक बात, जिसका प्यारा जितना ही कमेंट होगा मैं उसको खुद रिप्लाई करूँगा, ठीक है, मैं खुद उसको रिप्लाई करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग प्यारी प्यारी सी कमेंट करिए, जो सबसे बेहतरीन कमेंट लगेगी मुझे जिसकी कि हाँ यार इसकी कमेंट बहुत बेहतरीन है, तो उसको मैं खुद रिप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्लास एकदम अच्छी लगी होगी और एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए, अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोज़ या नई क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। और अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करना ही हमारा लक्ष्य है, जितना ज़्यादा शेयर उतना ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई शेयर करना है आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए शेयर करें आप लोग, क्योंकि इससे हमारी जो MSGKGS स्टडी फैमिली है वह बहुत ही बड़ी होगी, और बहुत ही बड़ी होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ाने में, आपको पढ़ने में। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, शेयर करने पर ज़्यादा ध्यान दें। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहना है। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है, रिवीज़न भी करते रहना है आपको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।